प्रत्येक पाठ और उसके लेखक कौन है, पाठ की विधा कौन सा है, ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस कहानी को लेकर के ये काफी प्रसिद्ध भी हुए। हम आपको बता रहे हैं, कहानी में इंटरेस्टेड होने वाला है चीज आपका, लड़की यही सूबेदारनी आगे जा करके बचपन में, तो लड़का 12 साल का और लड़की 8 साल की है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज आप लोग के बीच हम आए हैं हिंदी का दूसरा पाठ, उसने कहा था। यह कहानी है, ध्यान रखिएगा, आपके पाठ में दिया गया, और कहानी बड़ा ही मजेदार है, और कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप इस कहानी को आज जब पढ़ोगे, मेरे साथ में देख रहे होंगे, तो लगेगा कि एक फिल्मी कहानी सर आज हम देख रहे हैं, क्योंकि इस कहानी पे याद रखिएगा फिल्म भी बना हुआ है। विमल राय नामक व्यक्ति, देखोगे इस पे क्या बनाए, फिल्म बनाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो आपको आज मजा आने वाला है इस चैप्टर पढ़ करके। आप लोग जो हैं वीडियो को यदि देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त देखें। और इस वीडियो सेशन में ही हम आज सारा कुछ क्लियर कर देंगे। आपका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी बनता है, और संभावित ध्यान रखिएगा जो आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न, वो सभी चीज़ों को एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। चलिए बिना देर किए हुए आपके टॉपिक की तरफ ही हम आपको लेके चलेंगे, और यहाँ आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लेखक परिचय आप देखिएगा, परिचय के बाद कहानी में जो चीज़ है वो सभी चीज़ मैं एक एक बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बता दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे, देखिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं लेखक परिचय की तरफ। उसने कहा था क्या है, पाठ की कौन सी विधा के अंतर्गत आएंगे, याद रखना है। उसने कहा था पाठ की किस विधा के अंतर्गत आएंगे, तो कहानी, ये पहला बात। अब आगे, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रत्येक पाठ और उसके लेखक कौन है, पाठ की विधा कौन सा है, ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं, ठीक है? और ये किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख लेख निबंधकार माने जाते हैं। जन्म इनका हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी। जन्मस्थान की बात करें जयपुर राजस्थान। निधन इनका हुआ कब? 12 सितंबर 1922 ईस्वी। मूल निवासी ये कहाँ के हो गए थे? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जन्मस्थान कहीं और है, मूल निवासी ये कहीं और के हो गए थे। मतलब जन्म भले इनका जयपुर राजस्थान में हुआ, और ये जाके रहना बसना कहाँ शुरू कर दिए होंगे? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अब आगे देखिएगा, पिता इनके कौन थे? पंडित शिवराम जी। शिक्षा की बात करें तो बचपन में देखोगे तो संस्कृत की शिक्षा इन्हें मिला था। फिर 1899 में कोलकाता तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक किए। तो बचपन में किस विषय से शिक्षा प्राप्त किए थे? संस्कृत विषय से। अब आगे आपका ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखिएगा। वृत्ति में तो 1904 में ये जयपुर दरबार की ओर से क्षेत्री के नाबालिग राजा, किनके? नाबालिग राजा जय सिंह, याद रखिएगा, किनके अभिभावक के तौर पे ये क्षेत्री के नाबालिग, किनके अभिभावक के तौर पे ये आए थे? क्षेत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक के तौर पे देखोगे ये आए थे। किस कॉलेज में? मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य भी बने थे। वहां के देखो कार्यवाहक, इनको प्राचार्य बनाया गया था, इनके रिक्वेस्ट पे? मदन मोहन मालवीय के। अब आगे देखिएगा, संपादन की बात करें तो कुछ पत्रिका का इन्होंने संपादन किए थे। जैसे देखिएगा तो समालोचक, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका, ठीक है? पत्रिका समाचार पत्र का, यह एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र थे, जिसमें आपके एग्जाम में पूछा गया ये काशी नागरी पत्रिका का संपादन किसने किया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपके हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, ठीक है? अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे कहानी देखा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 3 कहानी लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कुल कितने कहानी लिखे हैं? 3। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और सबसे प्रसिद्ध इनका कहानी ये रहा है, उसने कहा था। और आपके एग्जाम में तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि उसने कहा था कहानी कब इनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो 1915 में। देखिएगा यहाँ पे इस विषय भी लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा, इस कहानी को लेकर के ही ये काफी प्रसिद्ध भी हुए अपने लेखन काल में। उसने कहा था कहानी को लेकर के ये काफी प्रसिद्ध हुए, इसलिए क्योंकि यह कहानी देखोगे जो पाठक लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको विशेष रूप से पसंद आया, और यहाँ तक कि इस पे फिल्म भी बना।
ठीक है। हिंदी कहानियों में मील का पत्थर इस कहानी को माना जाता है। जैसे देखोगे फिल्म सब हीरो सब तो देखो ढेरों पिक्चर बनाते हैं, लेकिन कुछ पिक्चर ऐसे होते हैं जिसको लेकर के हीरो बहुत ही फेमस हो जाते हैं, जिसको लेकर के पूरे भारत यहाँ की दुनिया के बहुत सारे लोग भी उनको जानने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे आप याद रखिएगा, जैसे बाहुबली मूवी जब नहीं बना था उससे पहले हो सकता है कि प्रभास जो साउथ के एक्टर उसको कम लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे ही याद रखिएगा बाहुबली मूवी बना तो बहुत सारे लोग, जैसे अब बाहुबली का नाम आता है ना तो हीरो का मेन नाम जाने या ना, मतलब जो उनका मुख्य जो नाम है वो छुप जाते हैं, तो वो चेहरा जरूर आता है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में भी या औरों के जीवन में भी ऐसा हो जाता है जिसके वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो उसने कहा था कहानी को लेकर के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। आगे आप देखिएगा, निबंध की बात करें तो निबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अंडरलाइन कर देंगे कौन सा निबंध आपके एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। जैसे यह कछुआ धर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद हम बताते हैं आगे आपका ये, उसके बाद आपका यहाँ पे है ये देव नाम प्रिया, ये दो है तो ढेर सारे निबंध, लेकिन ये दो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आपको हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं किस सदी के पूछ लेंगे, किस सदी के लेखक हैं, 20वीं सदी के। और हिंदी गद्य में ध्यान रखिएगा 20वीं सदी के ये प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। और गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, अभी हम आपको बताए थे गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, और उन्हीं के बल पर ये कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। और उसने कहा था, ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कहानी जो है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। आप कहोगे सर आपकी सर यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि कौन सी कहानी देखोगे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, तो उसने कहा था। अब आप आगे देखिएगा, अब मैं कहानी में आपको आगे लेके चलूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस कहानी में जो मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, कहानी का मुख्य पात्र की यदि आप बात करोगे, इस कहानी के जो नायक हैं, हीरो हैं, याद रखिएगा वो है लहना सिंह। और लहना सिंह आगे हम बताएंगे फौज में जब भर्ती हो जाते हैं तो यह जमादार पद पे आ जाते हैं। किस पद पे, इनको कौन सा पद मिला है, जमादार पद। अन्य पात्र में देखा जाए तो सूबेदारनी है, सूबेदारनी के भी बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड होने वाला है चीज आपका, हम आपको बता रहे हैं कहानी में इंटरेस्टेड होने वाला है चीज आपका, क्योंकि ये सभी चीजें आगे जाकर के आपको जब मिलेगा, और हम शुरू में जो ये चीज लिख दिए हैं ताकि कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि सूबेदारनी कौन है, सूबेदार कौन है, हजारा सिंह कौन है, बोधा सिंह कौन है, लहना सिंह कौन है, ये सभी चीजें आपको आगे समझ में आएगा। इसीलिए हम इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह का पत्नी, हजारा सिंह कौन है, सूबेदारनी का पति तथा यह फौजी हैं। और बोधा सिंह कौन है, याद रखिएगा सूबेदार का बेटा, यानी सूबेदारनी का भी बेटा है। वजीरा सिंह कौन है, यह पलटन का विदूषक है, मजाक करने वाले। इसमें एक लप्टन साहब आते हैं, लप्टन साहब कौन है, जर्मन फौजी का भेष बदल कर, ये जर्मन फौजी देखोगे लप्टन साहब का भेष बदल करके इनके सैनिक ग्रुप में आ जाते हैं। और आगे अत्तर सिंह कौन है, अत्तर सिंह है लड़की का मामा, अत्तर सिंह कौन है, लड़की का मामा है अत्तर सिंह। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे लड़की जो है सूबेदारनी, हाँ अब आपको बताएंगे, यहाँ समझिएगा लड़की यही सूबेदारनी आगे जाकर के बचपन में जिनसे भेंट मुलाकात होता है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में लहना सिंह को, वही लड़की आगे जाकर के सूबेदारनी के रूप में देखोगे इनके सामने आती है। ठीक है, जो कि कहानी के देखोगे आपको चौथा या पांचवा भाग में, चौथा भाग में आपको दिखेगा। यह कहानी कुल 5 भाग में बटा हुआ है आपका, उसने कहा था, यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। लड़की सूबेदारनी का जो घर है ना वह है मगरे में, लड़की का घर है मगरे में, लेकिन लड़का लड़की दोनों यानी लहना सिंह और ये लड़की, याद रखिएगा लड़की का तो वैसे नाम क्लियर नहीं किया आपके कहानी में, सिर्फ ये आगे जाकर के ये सूबेदारनी कहलाती है। लहना सिंह और लड़की दोनों याद रखिएगा अमृतसर अपने नानी के घर हैं, दोनों का मामा का घर है वहाँ, नाना जिसको आप ननिहाल बोलते हो, नानी के घर पे दोनों हैं, अपने गांव में नहीं है। और यहीं दोनों का मुलाकात भी होता है मगरे में। और लड़का जो है लहना सिंह का घर है मांझे में, लड़का कहाँ का है, मांझे में। लहना सिंह के मामा का जो घर है वो है गुरु बाजार में। और उस अब देखिएगा यहाँ पे लड़का इनका क्या है, कहाँ घर है, लड़का के लहना सिंह के मामा घर गुरु बाजार में। उसने कहा था कहानी में देखोगे किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का, अमृतसर का। और उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है। और आपको हम बताए थे प्रसिद्ध फिल्मकार कौन, बिमल राय ने इस पर क्या बनाया, फिल्म बनाया है।
तो यहाँ जो अभी हम घेर दिए हैं जो ये अलग अलग लाइन को, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यदि दोनों को आप समान लेके चलते हैं, तैयारी दोनों आप एकदम बराबर रखते हैं, तो आपका रिजल्ट शानदार और जबरदस्त होगा। ठीक है, और आप जरूर टॉप करोगे। और ध्यान रखिएगा आप लोग से जो वादा किया गया है, ठीक है, हमारे सर के द्वारा, और वो वादा जरूर पूरा किया जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा यदि मेहनत करते हैं, टॉप करते हैं यहाँ से पढ़ करके, निश्चित है कि जो प्राइज आपके लिए घोषणा किया गया है सभी प्राइज आप लोगों को मिलेगा और हक है आप लोग का ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक नए शुरुआत किए हैं आप लोग के लिए, तो ठीक है, तो आप लोग जम जुट के मेहनत कीजिए, रिजल्ट बेहतर लाइए। क्योंकि याद रखिएगा यदि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तब तो बढ़ोगे। और एक बात और भी है, सीखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आप लोग पढ़ोगे तब तो बढ़ोगे। तो हमारे बिहार के विद्यार्थी पढ़ेंगे तब तो हमारे बिहार आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में देखिएगा तो लिटरेसी रेट जो अभी भी हैं, बिहार पिछले मतलब अनेक जो भारत में जो अनेक राज्य हैं उसमें पिछले स्थान पे हमारा राज्य बिहार है। तो जिम्मेदारी किनका है? हम लोग का जिम्मेदारी है, आप लोग का जिम्मेदारी है। आप भी पढ़िए और इस शिक्षा का जो है जो विस्तार है, जो प्रसार है, और भी फैलाइए। अपने छोटे भाई बहन को भी इस बात को बताइए कि आप लोगों के लिए सारा चीज़ जो शुरू किया गया है। तो चलिए अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। अब कहानी की तरफ हम आपको लेके चले आए और चित्र के माध्यम से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि कहानी में कुछ चीज़ जो है जो हम लाए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में ही आते हैं हूबहू वहीं से क्वेश्चन, उन सारे लाइन को हम उठा के यहाँ पे लाए हैं। कुछ चीज़ों को हमें स्किप भी किए हैं इसलिए क्योंकि आपका क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स में आप याद रखिएगा आपके लिए चीज़ें स्मार्ट वर्क होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क मतलब कि जितना कम समय में आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और आपका रिजल्ट बेहतर हो। ना तो बहुत सारी चीज़ों को हम लिख के आपको पढ़ाते, समझे, ना तो हम लिख के आपको पढ़ाते, और लिख के पढ़ाने में थोड़ा सा लंबा चला जाता आपका ये। देखिए अब यहाँ पे लाइन आपका जो शुरुआत होता है, सबसे पहले कहानी का जो शुरुआत होता है कहाँ से? कहानी का शुरुआत होता है, उसने कहा था शीर्षक कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का यानी लहना सिंह का उम्र कितने वर्ष का है उस समय? 12 साल का, और 8 साल की लड़की। कौन 8 साल की लड़की है? ये 8 साल की लड़की वही सूबेदारनी जो आगे जा करके दोनों मिलेंगे। तो लड़का 12 साल का और लड़की 8 साल की है। और तांगे के नीचे से देखोगे, और भीड़ भरे बाजार में जब भीड़ भाड़ चलता है तो उस दौरान होता क्या हम बताते हैं, सुनिएगा। जिस दौरान ये लोग अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में आते हैं तो उस समय क्या होता है, तांगा मार्केट में बहुत अधिक चलता है। तांगा किसको कहते हैं? टमटम गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, इसी को तांगा बोला जाता है। और लड़की को लहना सिंह जो है ना, इस लड़की को बचाते हैं, और हो सकता है कि लड़की को बचाया होगा लहना सिंह, तो लहना सिंह इसके नज़र में हीरो बन गया होगा। क्योंकि पिक्चर में भी आप देखते हैं कि हीरोइन सबको यदि कोई बचा ले कोई संकट से, देखो उस दौरान उसके नज़र में वो हीरो बन जाते हैं। तो लहना सिंह हो सकता है तो बचाएंगे तो इनके नज़र में हीरो बन गया होगा लहना सिंह। अब आप देखिएगा तो उसके बाद होता क्या है, ये दोनों के बीच में तो देखोगे ये इनको बचाते भी हैं भीड़ भरे बाजार में, और उसके बाद दोनों में बातचीत भी होता है थोड़ा बहुत। तो शुरुआत यही करते हैं, लहना सिंह पूछते हैं लड़की से, इनसे पूछते हैं कि तेरे घर कहाँ है? लड़का ने पूछा लड़की से तेरे घर कहाँ है? तो लड़की कहती है मगरे में। और तेरे? इस तरह से बातें हो रही है दोनों के बीच में। लड़की बोली और तेरे? तो ये कहते हैं फिर मांझे में। लड़का का जवाब आता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? फिर लड़का उसे सवाल करते, एकदम सवाल पे सवाल छोड़े जा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि लड़का पूछ रहे हैं कि यहाँ कहाँ रहती हो? तो ये कहते हैं अतर सिंह की बैठक में। अतर सिंह कौन है? लड़की के मामा। वो मेरे मामा होते हैं। ये कहें कि वो मेरे मामा होते हैं। लड़की की मामा कौन है? अतर सिंह। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। ये कहें कि मैं भी अपने मामा के ही यहाँ आया हूँ, मतलब दोनों अपने नानी के यहाँ आए हैं। उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का का मामा का घर है गुरु बाजार में। लड़का देखोगे इस तरह से दोनों के बीच में परिचय होता है। अब होता क्या है देखोगे, अब दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ तक तो परिचय होने के बाद फिर लड़का लड़की अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उस दिन जो है लड़का लड़की जो आए थे मतलब किसी दुकान पे, तो ये देखोगे बड़ी लेने के लिए आई थी, रसोई बड़ी जो बनाते हैं खाना पकाने के लिए, और लहना सिंह अपने मामा को बाल धोने के लिए दही लेने आए थे। अब होता क्या, फिर इसी तरह से बातचीत दोनों में हो ही गई थी, और कभी कभार इनको बाजार में मुलाकात हो जाती है, कभी दूध वाले की दुकान पे तो कभी सब्जी वाले की दुकान पे। इसी तरह से दोनों के बीच में अब भेंट मुलाकात जारी रहता है। यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, ना इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन है,
या ना ही बोल दिए कि तुम इस टाइम में यहाँ आना, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन का कोई पुराना पिक्चर का कोई गाना था, चली आना तूफान के दुकान पे 3:30 बजे, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं था कि चली आना तूफान के दुकान पे 3:30 बजे, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं था। देखोगे दोनों का भेंट मुलाकात हो जाता था कभी कभी दोनों के बीच में। अब जब इन दोनों के बीच में भेंट मुलाकात हो रहा था तो लड़का जो है अब अपने तरफ से एक बात इनको मजाक में पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं देखिए। लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई माने होता है सगाई, लड़की को पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, सगाई हो गई। इस पर लड़की देखोगे धत कहकर भाग जाती है, लड़की शर्मा जाती है, समझे। कोई लड़की से ये पूछ लेगा, ठीक है, कि हमारी सगाई हो गई है क्या, लड़की तो ऑटोमेटिक शर्माएगी बेचारी, और लड़की थोड़ा लड़का से अधिक शर्माती है, भले अभी की लड़की कम शर्माती है, पहले की बात कुछ और था, तो लड़की धत करके शर्मा करके भाग जाती है। अब जो है लड़का बार बार जब भी मिलता है तो लड़की से यही सवाल करता है तेरी कुरमाई हो गई क्या, तो लड़की शर्मा के भाग जाती है। तो इसको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है, किसको, लहना सिंह को। लेकिन एक दिन जो है लड़की बोल देती है हाँ, ठीक है, बेचारे का तो उस दिन दिल ही टूट जाता है। देखोगे आगे आपको हम लेके चलते हैं। देखिए दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है, वही वाला प्रश्न अभी जो आपको हम बताए थे कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, और इस बात से लड़का उदास हो जाता है। और कुछ समय बाद एक बार लड़की यह बात बोल देती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई, और लड़का इस बात से उदास हो जाता है। और लड़की कहती भी है देख नहीं रहे हो यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू जो है, सालू यानी कि दुपट्टा जो लड़की लोग रखती है, यह हमें मिला है, सगाई हो गया। अब लड़का का दिल टूट जाता है। तो बेचारा के देखोगे वन साइडेड लव था, मतलब क्या पता उधर से था या नहीं था, और ये 12 वर्ष के उस समय देखोगे निब्बा निब्बी टाइप के थे, ठीक है। ये देखोगे अपने प्यार का इजहार कर भी नहीं पाया था बेचारा, यहाँ बात कुछ और बन गया, ठीक है। तो बचपन वाला प्यार था, और जीवन में देखोगे पहला बार बेचारा को प्यार मोहब्बत भी हुआ था, और उसके बाद भी रिजेक्शन मिल गया तो तकलीफ तो होगा ही, और वो भी वन साइडेड था। लड़की नहीं समझी होगी इसकी प्यार की वैल्यू को, वो एक अलग बात हो गई। अब देखोगे तो लड़का जो है बेचारा इस बात से, यहाँ जो हम आपको बताए कि लड़का बेचारा काफी उदास हो जाता है, और उदास होके देखोगे या जैसे तैसे घर को निकलता है तो रास्ते में क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक गोभी वाले के ठेला पे दूध उड़ेल देता है, एक महिला से जाके सीधे सीधे टकरा जाते हैं, तो महिला कहती भी है उसको अंधा हो गया दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उनको क्या पता था कि बेचारा का दिल उल टूटा हुआ है, अभी मतलब थोड़ा सा सदमा में है, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के हम आपको बताएंगे कि रिजेक्शन बर्दाश्त तो ये ही बेचारे सेना में भर्ती हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि देखोगे कि अभी वाले प्यार मोहब्बत वाली बात है कि रिजेक्शन मिला तो तेजाब का बोतल ढूंढने लगे या गाना गाने लगे कि दिल तोड़ की हस्ती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगी। वो सब ये सब नहीं करने के लिए बैठे थे, ठीक है। मायूस हुए, फिर मन को समझा लिए होंगे बेचारे। देखिए अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। आगे क्या होता है कहानी का, तो देखोगे पहला भाग यही नौटंकी ढंग से क्या हो जाता है, कहानी का जो पहला पार्ट है इसी तरह से समाप्त हो जाती है। फिर हम आपको देखोगे ये कहानी जो लिखा गया नहीं, लेखक बड़ा देखोगे अच्छे तरीके से लिखा है, क्योंकि कहानी को एक तरफ से ये नहीं लिखे जैसे साउथ इंडिया में आप मूवी देखते होंगे पिक्चर, कि पिक्चर के क्लाइमैक्स सीन में जा करके पूरा कहानी क्लियर करेगा, उसी तरह से कहानी में भी हुआ है कि सारा चीज क्लियर आपके कहानी के लास्ट में जाके होंगे कि कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा गया है, ठीक है। अभी जो आप कहानी का जो हेडिंग देखे तो उसने कहा था, इस कहानी का जो क्लाइमैक्स आएगा मतलब लास्ट जो सीन आएंगे वहां जाके क्लियर होगा कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा गया था। अभी देखोगे ये शुरुआती उठाए, शुरुआती का कुछ दृश्य को अब डायरेक्ट बीच में लेके चले आएंगे कहानी को। अब देखिए कहानी में क्या होता है समझिएगा। इस बालक का नाम लहना सिंह है और यही बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना का 25 वर्ष के बाद लड़का सेना में भर्ती होता है। लड़का देखोगे फौज में क्या हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं, फिर आप सूबेदारनी के बारे में आगे आप देखोगे जानोगे, ठीक है। देखिए अब आगे, अब वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार पद पे हैं। किस पद पे हैं याद रखिएगा, इनके बटालियन का नाम है 77 राइफल्स, और किस पद पे हैं, लहना सिंह का पद का नाम है, ये किस पद पे हैं, जमादार पद पे। अंग्रेजों की ओर से ये देखोगे उस समय जो लड़ने गए थे याद रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे, और ये सब सैनिक अभी कहाँ है, किस देश में है,
फ्रांस में है। युद्ध कहाँ के सैनिक से हो रहा है? जर्मनों के सैनिक, जर्मनी सैनिक से। यह युद्ध हो रहा है जर्मनी सैनिक से, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, यह है प्रथम विश्व युद्ध का दृश्य। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 से 18 के बीच चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जो हैं अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे। किससे? जर्मनी सैनिक से। कहाँ, किस देश में अभी ये लोग स्थिर हैं? अभी ये लोग फ्रांस में, और फ्रांस में काफी अधिक ठंड पड़ रहा है जहां ये लोग अभी मौजूद हैं। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लाना सिंह है, बजीरा सिंह है, और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। ये लोग के बीच में आपस में हंसी मजाक हो रहा है, ठीक है। सभी लोग का सेना का ग्रुप है। राम राम ये कहते हैं ये लोग, राम राम। ये अभी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डी अकड़ गई है। खंदक मतलब वही सेना लोग का जो देखोगे जो बनाया गया बेस कैंप था, जो कैंप बना हुआ था जहां ये लोग थे, उस जगह को बोला गया खंदक। ये कहें कि यहाँ बैठे बैठे तो ऐसा लग रहा है कि हड्डी अकड़ गया है, ठीक है, इतना ठंड पड़ रहा है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से गिरता है। यह कहें कि लुधियाना में भी इतना ठंड नहीं पड़ता था। लुधियाना हमारे भारत के ही देखोगे शहर है। यह कहें कि वहां से भी 10 गुना यहाँ पर देखोगे ठंड पड़ता है और ऊपर से बर्फ भी गिरता है। अब आगे कहते हैं, देखिए ये लोग आगे कहते हैं गनीम कहीं दिखता ही नहीं। गनीम मने होते हैं दुश्मन। ये कह रहे हैं कि गनीम कहीं दिखता ही नहीं है। ये कह रहे तो दुश्मन तो नजर भी नहीं आते हैं। गनीम मने क्या होता है? याद रखिएगा, दुश्मन। गनीम कहीं नहीं दिखता है, नहीं घंटों 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है और इस गैबी गोले से बच्चे तो कोई लड़े। ये करें कि दुश्मन तो कहीं नजर आता ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी बम का धमाका इतना होता है, लग रहा है कि कान का चदरा फाड़ देगा। और दूसरा बात, लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। जलजला मतलब होते हैं भूकंप, ऐसा भूकंप की धरती हिला दे। अब आगे समझिएगा, नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला मैंने क्या होते हैं? भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यह कहने का ऐसा होता है कि यहाँ दिन में 25-25 बार लगता है कि भूकंप आ रहा है। बम वहाँ फूटता होगा। युद्ध स्थल में तो बम, गोली बारूद तो फूटता ही है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ये करें कि जैसे ही यदि हम खंदक से बाहर जाना चाहते हैं, दुश्मन का नजर यदि पड़ेगा तो चटाक से में गोली लग सकती है। और आगे कहते हैं, ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्ती में छिपे हुए हैं। ये कहें क्या पता दुश्मन कहाँ है, क्या पता दुश्मन घास में छिपे हुए हैं, जमीन में लेटे हुए पता ही नहीं चलता है। इसीलिए खंदक में ये लोग बैठे हुए हैं। आगे देखिएगा, लाना सिंह क्या कहते हैं? लाना सिंह कहते हैं और 3 दिन करें, और 3 दिन हम लोग रुकेंगे। 4 तो खंदक में कट ही गया, करें 4 दिन तो खंदक में बिता ही लिए। 3 दिन बाद हम लोग का छुट्टी मिल जाएगा कुछ दिन के लिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। ये करें कि परसों रिलीफ मिल जाएगा और फिर हम लोग को 7 दिन का क्या मिल जाएगा? छुट्टी मिल जाएगी। ये लोग आपस में बात करते हैं। आगे देखिएगा, उसी फिरंगी मैम की करें, उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है। मखमल सी हरी घास किसके? ध्यान रखिएगा, कहाँ है मखमल सी हरी घास? फिरंगी मैम, जो वही फ्रांस की जो महिला है ना, उसको ही फिरंगी मैम बोलते हैं। और ये क्या कहते हैं उनके बारे में? कहते हैं फल और दूध की वर्षा कर देती है। फल और दूध कौन देते हैं इनको खाने के लिए? वही फिरंगी मैम। और ये कहते हैं कि जब लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती है, करें कि हम लोग यदि पैसा देना चाहते हैं ना तो लाख कहते हैं, वो लोग मना कर देती है, कहती है कि नहीं आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये कहते हैं कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह किसका वाक्य था? या किसने कहा था कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो? वही फिरंगी मैम, जिनके बारे में लाना सिंह यहाँ भी बोल रहे हैं। आगे देखिए लाना सिंह क्या कहते हैं, 4 दिन तक पलक नहीं झेपी है। ये कहें 4 दिन तक तो सही से सोए भी नहीं है। और आगे कहते हैं, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति का व्याख्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस पंक्ति का व्याख्या करें, या आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। कुछ चीजों को हम लाइन बाय लाइन क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं, याद रखिएगा कि यहाँ पे ही हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, आपको किताब पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस आप इस वीडियो सेशन को एक बार देख लो, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपका निश्चित बनेगा। और A4 साइज नोट्स आप सभी को ज्ञान बिंदु GS एकेडमी एप्लीकेशन पे जाकर के डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसमें आप जाइएगा, बोर्ड वाले सेक्शन में जाकर के क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा हिंदी का। अब आप आगे देखिएगा यहाँ पे, तो लाना सिंह कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। और आगे कहते हैं, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए ना, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। ये करें कि मुझे यदि हुक्म दे दिया जाए ना तो अकेले हम जो है 7 जर्मन सैनिक को तो मार के आऊंगा ही, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो दरबार साहब की देहली पर मुझे मत्था टेकना नसीब ना हो। याद रखिएगा,
दरबार साहब की देहली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। सिख धर्म में आप देखोगे लोग गुरुद्वारा में जाकर के पूजा करते हैं, अपना माथा टेकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये कहने का हमको वो नसीब नहीं होगा यदि मैं ऐसा नहीं करके आऊंगा। तो मतलब देखोगे युद्ध करने की आतुरता जो इनके रग रग में समाये हुआ है, कब जाके युद्ध करें। और ये कहते भी एक बार यदि युद्ध करने का मौका मिल जाता तो ठंडी सब में, ये जो ठंड के दिन में बैठे बैठे जो हड्डी अकड़ गया है ना, शरीर में कम से कम गर्मी आ जाता। नहीं तो ये कहते हैं कि वही वाला बात कि बिना फेरे जैसे घोड़ा बिगड़ जाता है, घोड़ा को यदि डेली आप ना चलाओ तो घोड़ा का चाल बिगड़ जाता है। उसी तरह से सिपाही से यदि नहीं लड़वाया जाएगा तो सिपाही का भी प्रैक्टिस, निशाना, अभ्यास खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखिएगा। यहाँ पे आगे कहते हैं पाजी, ये कहते हैं आपस में, पाजी उस दिन धावा किए थे 4 मील तक, एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल हटाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। करें उस दिन भी हम लोग किए थे ना जर्मन वाले सैनिक पे आक्रमण। ये करें 4 मील उन लोग को पीछा छोड़ दिए थे, उतना दूर तक मार के अंदर कर दिए थे। और ये करें कि यदि बड़े साहब ऑर्डर नहीं देते ना तो उसके जो जगह है सारे न बर्लिन तक पहुंच जाते हम लोग। अब आगे देखिएगा क्यों ये कहते हैं, सूबेदार कहते हैं, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। अब सूबेदार हजारा सिंह इन लोग का बात सुन रहा था, वह हंसने लगा। और वह कहते क्या है, देखिए लड़ाई के मामले में, ये करें लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। ये करें कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग के चलाए लड़ाई के मामले में चलेंगे, नहीं, बड़े साहब दूर की सोचते हैं। ये कह रहे हैं बड़े अफसर जो हैं वह दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। कह रहे हैं कि इतना ही थोड़े लड़ना है हम लोग को, यहाँ 300 मील का सामना है, एक ओर हम बढ़ जाएंगे तो दूसरे ओर फिर दुश्मन आ जाएगा दूसरे ओर से, तो बड़ा सोच के चलना पड़ता है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे फिर ये कहते हैं अपने एक आदमी से, सूबेदार हजारा सिंह, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल। सिगड़ी क्या होते हैं देखिएगा, ठंड का भी दिन है, आप लोग देखिएगा गांव में सिगड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको बोरसी भी बोला जाता है। या ध्यान रखिएगा एक चूल्हा जैसा बना हुआ रहता है, गोल जैसा मिट्टी का कुछ लोग बना लेते हैं, उसमें आग जला देते, उसमें कोयला दे देते हैं, आग कोयला का सुलग जाता है। और गर्मी की ठंडी के दिन में अभी देखो 4-5 लोग जो भी हैं एडजस्ट होते हैं, घेर के उसके नजदीक बैठ के उस आग से अपने शरीर में गर्मी लेंगे। अब समझिएगा ये सिगड़ी कह रहे हैं, सिगड़ी में कोयले डाल। और बजीरा कहते हैं कि तुम 4 लोग मिल करके बाल्टीन लो और खाई में जो पानी बढ़ गया है ना उसको निकालो। इसमें देखोगे बजीरा सिंह की मजाक मजाक में क्या कहते हैं कि काम में तो हम पंडित हो गए हैं, मैं तो पाधा बन गया हूँ पानी उपचने में, पानी बाहर करने में, करे कि मैं इस काम में पंडित हूँ। ऐसे बात बोलते हैं, सबको हंसी लग जाता है, ठीक है। बोले कि यह काम में तो मैं पंडित हूँ, मुझे दो। और ये 4 को बुला के लाते हैं। अब आगे करें देखिएगा, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। और यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं ये प्रश्न कि पलटन का विदूषक कौन था, बजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी लेकर के खाई के बाहर फेंकता हुआ बोलता है, मैं तो पाधा बन गया हूं। अभी हम बोले थे ना, पाधा मतलब होते हैं विद्वान, ये ध्यान रखिएगा, पंजाबी लोग ये यूज करते हैं, पाधा, पाधा माने विद्वान। ये करें करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, और इस पर सब खिलखिला कर पड़े और उदासी के बादल फेट गए। इसकी ये बात सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं। आगे आप देखिएगा, बोधा सिंह बीमार होता है। बोधा सिंह क्या है, बीमार हैं, और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। बोधा सिंह का ख्याल लहना सिंह पूरा रखते हैं। देखोगे क्यों, आगे भी ये क्लियर होगा कि लहना सिंह बोधा सिंह का विशेष ध्यान क्यों रखते हैं। बजीरा सिंह उससे पूछते हैं, लहना सिंह अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है। तो ये कहते हैं अच्छा है। ये बजीरा सिंह उससे पूछते हैं लहना सिंह, अच्छा बताओ बोधा सिंह अभी कैसे हैं। ये कहते हैं अच्छा है। तो अभी ये कहते हैं, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपना दोनों कम्बल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते आए हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे में पड़ जाना। ये मांदे का मतलब होता है बीमार हो जाना। जारे क्या है, ये कहते हैं जारे क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस लाइन का भी अर्थ अभी हम आपको बताएंगे। देखिए ये हालचाल पूछते हैं, ये कहते हैं अच्छा बताओ बोधा सिंह कैसे हैं। बजीरा सिंह पूछते हैं लहना सिंह से, तो लहना सिंह कहते हैं कि बोधा सिंह अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहते हैं जैसा कि हम जानते ही नहीं, तुम क्या करते हो, अपना कंबल, अपना जो ध्यान रखिएगा यहाँ तक अपना वस्त्र भी तुम किनको दे दिए हो, बोधा सिंह को दे दिए, और खुद सिगड़ी के सहारे रात गुजारते हो, और कहीं ऐसा ना हो जाए ठंड उंड लग जाएगा, मर उड़ जाओगे। और कहते हैं इस लाइन का आप समझिएगा अर्थ, आपके एग्जाम में ये लाइन का अर्थ पूछा जाता है कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे का क्या मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, नहर के किनारे जो दफनाने का जगह है। ये कह रहे हैं कि अभी युद्ध में तो एक तो ऐसे ही ढेर सारे लोग मर रहे हैं, दूसरी बात ठंड के कारण बहुत सारे लोग को निमोनिया हो रहा है,
उसके भी कारण लोग मर रहे हैं। और इतने लोग मर रहे हैं, याद रखना, ये कहते हैं कि नहर के किनारे जो है ना लोग को दफनाने का जगह नहीं मिलता है, इसीलिए कम से कम अपना शरीर का ध्यान रखो, ठीक है, नहीं तो तुमको दफनाने का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ ये मत समझ जाइएगा कि मुरब्बा खाने के लिए उसको दिया जा रहा है। मुरब्बा एक मिठाई होता है, देखो कि जिसको पेठा बोला जाता है, मुरब्बा भी कहीं कहीं बोला जाता है उसको। यहाँ दूसरा मुरब्बा की बात हो रहा है, समझ गए ना। अब आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। कह रहे कि तुम मेरे बारे में चिंता नहीं करो, मैं यहाँ मरने वाले नहीं हूं, मैं अपने भाई कीरत सिंह के गोद में मरूंगा, ठीक है। ये करें कि आप हमारा टेंशन छोड़ दो। अब आगे कहते हैं वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई हो, मरे जर्मनी और तुरक। ये करें क्या बात तुम इतना सीरियस ले लो भाई, ठीक है, हम लोग क्यों मरेंगे, मरेंगे जर्मनी तुरक लोग मरे, वो लोग मरे। अब हाँ भाइयों कुछ गाओ, करें हाँ भाइयों चलो हम लोग कुछ गाना गाते हैं, फिर ये लोग आपस में गाना गाने में मशगूल हो जाते हैं। कहानी का तीसरा भाग अब समझिएगा। दोपहर रात हो गई, दोपहर रात बीत गई थी, एक पहर में 3 घंटा होता है आपको पता ही है, दोपहर में अब 3 दिन 6 घंटा, यानी कि लगभग देखो आधी रात होने ही वाला था। सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुट के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबल और एक ब्राउन कोट ओढ़कर सो रहा है। लाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। पहरेदारी पर अब कौन है, अभी लाना सिंह है। ये आधी रात का समय है। देखो अब आगे, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। एक व्यक्ति कोई बाहर से आवाज देते हैं, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, ये कहते हैं कौन, लप्टन साहब। इधर से आवाज देते हैं कौन, लप्टन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखोगे लेफ्टिनेंट साहब इनसे भी ऊपर के कोई पदाधिकारी होंगे, उनको देखोगे ये सैल्यूट मारते हैं इसे, ठीक है। और उसके बाद देखोगे ये सूबेदार हजारा सिंह जो उनके सामने एकदम तनकर खड़ा हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, देखो, अब वो लेफ्टिनेंट साहब ऑर्डर देते हैं, देखो इस दम धावा करना है, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई मिला है। ये कहने अभी तुरंत हम लोग को एक सूचना मिला है कि कुछ जर्मन सैनिक जो है यहाँ से पूरब की ओर जो है अपना एक कैंप डाला हुआ है, चलो हम लोग वहाँ आक्रमण करने जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस बात पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया और लेफ्टिनेंट साहब लाना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। और 10 मिनट के बाद उन्होंने लाना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। देखो बताते हैं अब यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट साहब का जो भेष बदल, लेफ्टिनेंट साहब के रूप में जो आए थे, यह इनके ग्रुप का कोई आदमी नहीं था, ध्यान रखिएगा। यह जर्मन सैनिक था, भेष बदल के आया था और झूठ मूठ का इसका चाल था। ये लोग को बहला करके इस खाई से दूसरे ओर भेज देंगे, वो लोग बाहर जाएगा, उसको बाहर में मरवा देंगे और खंदक में जो लोग बचेगा बाहर में ये अपना कुछ सैनिक को ला करके रखे थे, जर्मन सैनिक को, उससे खंदक के भीतर में जो सैनिक थे सबको मरवा देंगे। ये इनका चाल था, किनका, लेफ्टिनेंट साहब का। अंधेरा में पता नहीं चला। सूबेदार हजारा सिंह देखोगे कुछ लोग को लेकर के बाहर निकल गए और खंदक में यहाँ मात्र 10 लोग बचा, ठीक है। अब ये देखोगे यहाँ से तो ये लोग निकल ही गए थे। उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट साहब जो है, जो सिगरी रखा हुआ था, वही कोयला का जो आग जहाँ जल रहा था उसके तरफ ऐसे मुंह फेर के खड़ा होकर के सिगरेट पी रहे थे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, 10 मिनट बाद जो है लाना सिंह को कहता है कि लाना सिंह लो तुम भी सिगरेट पियो। लेकिन लाना सिंह सिगरेट पीता नहीं था। अब यहाँ से पहला डाउट इनको शुरू हो जाएगा, आखिर लेफ्टिनेंट साहब को आज हो क्या गया है, तो सिगरेट नहीं पीते हैं तो हमको सिगरेट कैसे दे रहा है। आगे आप देखिएगा, लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी पहन के आ गए थे, ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब को या तो बंदी बना लिए होंगे या ये मार दिए होंगे, कौन, यही जर्मन सैनिक। आगे देखिएगा, आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। कहते हैं दो साहब, ठीक है। और हाथ आगे करते उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा और हाथ आगे करते हुए वो भी थोड़ा झुके, ये भी झुके और सिगरी के पास दोनों का जब मुंह गया तो लाना सिंह उनके मुंह की तरफ देखे तो देखता क्या है लाना सिंह, देखिएगा। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे कटे बाल कहाँ से आ गए। और उनका जो बाल था ना, जो बड़ा बड़ा बाल, वो बाल भी कटा था, एकदम कैदी की तरह छोटा छोटा बाल था। ये सोच रहे हैं एक ही दिन में जो है लेफ्टिनेंट साहब का बाल कहाँ चला गया। तो इनको लगता है कि हो सकता है कि बाल उल कटवा लिए होंगे। आगे आप देखिएगा, शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लाना सिंह जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में था। ये सोचा कि चलो इसको कुछ बातों से जांच ही लेते हैं कि 5 साल से तो हमारे
दोनों के बीच में संबंध था और 5 साल में बहुत सारी घटनाएं हम दोनों के बीच में घटा है, बहुत सारी बातें हुई है। तो कुछ बातों पे चर्चा करते हैं, यदि उस बातों में सत्यता होगी तो ये लेफ्टन साहब होंगे, और यदि झूठ मिल जाएगा तो ये लेफ्टन साहब नहीं होंगे। तो ये कुछ बात छेड़ता है, उनसे बात करते हैं जांचने परखने के लिए। ये कहते हैं क्यों साहब, लहना सिंह उससे पूछते हैं क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। वो जवाब देते हैं लड़ाई खत्म होने पर। फिर वो कहते हैं क्यों, यह देश पसंद नहीं है तुमको। उसको कहते हैं क्यों तुमको यह देश पसंद नहीं है। तो लहना सिंह देखिएगा क्या कहते हैं, नहीं साहब शिकार की वो मजे यहाँ कहाँ, याद है 5 साल नकली लड़ाई के लिए पीछे हम आप जगधारी जिला में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। बेशक पाजी कहीं के, देखो यहाँ पे कहते हैं हाँ हाँ वही जगह ने जहाँ हम लोग पिछले साल जो है शिकार करने गए थे, और आपका जो खानसामा जो है कौन अब्दुल, यहाँ पर लिखा है खानसामा अब्दुल्ला जो है रास्ते पर मंदिर में जाकर के देखोगे मूर्ति पर क्या चढ़ा रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। अब यहाँ हो जाता है इनको डाउट, क्योंकि उनको पता था, जो ध्यान रखेगा अब ये व्यक्ति हैं खानसामा अब्दुल्ला, ये क्यों जाएंगे भाई मूर्ति पर जल चढ़ाने के लिए, पहला डाउट यहाँ से हो जाता है। अब आगे और आगे जाकर के कन्फर्म ही हो जाएंगे कि यह व्यक्ति लेफ्टन साहब नहीं है, उनके भेष में आया हुआ जर्मन सैनिक है। सामने से वह नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, क्यों साहब ये करें, क्यों साहब शिमले से तैयार होकर उस नील गाय की सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। यह कहते कि हम लोग जो उस नील गाय का जो शिकार किए थे, तो उसका जो सींग था आप बोले थे कि शिमला के मेस में लगाएंगे उसको, तो क्या उसका सींग लगाए वहाँ पे। फिर देखो ये क्या कहते हैं, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया है। ऐसे बड़े बड़े सिंह थे, 2-2 फुट के थे होंगे, करें कितना बड़ा बड़ा सिंह था कि 2-2 फुट का सिंह था। यहाँ भी झूठ बोल दिया, 2-2 फुट का तो सिंह ही नहीं था वहाँ पे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया, लहना सिंह को अभी पूछते हैं, अभी तक वो सिगरेट उनके हाथ में ही था। अब उनको पूछ रहे हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया, तो लहना सिंह क्या कहते हैं देखिए। लहना सिंह कहते हैं पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेके आता हूँ, कर आ रहा हूँ, माचिस लेके आ रहा हूँ। यह माचिस के बहाने अंदर जाते हैं, लेकिन माचिस लेने नहीं गए थे, याद रखिएगा। यह सबको सतर्क करने गए थे कि हमारे ग्रुप में देखोगे लेफ्टन साहब के भेष में जर्मन सैनिक आ गया, अब कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। यह अपने ग्रुप के सभी लोग को सतर्क करने गए थे और अपना बंदूक भी लेने गए थे। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, कौन है, बजीरा सिंह। अंधेरा में ही देखोगे झटपट एकदम तेजी से जा रहे थे, तो खंदक में सो रहा था बजीरा सिंह, नीचे में इससे टकरा जाते हैं। अब देखोगे फिर ये क्या कहते हैं, लहना सिंह बजीरा सिंह से कहते हैं होश में आयो, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। लहना सिंह कहते हैं होश में आ जाओ, अब जो नींद ले रहे हो ठीक है, अब जल्दी जगो, क्योंकि याद रखिएगा हम लोग पे कयामत यानी आ गया है, विपत आ गया है, संकट आ गया है। लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर एक कोई जर्मन सैनिक आया है। करें लेफ्टन साहब को तो या तो ये लोग मार दिए होंगे या उनको कैद करके रखे होंगे, और उनका वर्दी पहन करके जर्मन सैनिक आए हैं। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पे साफ उर्दू बोलता है, किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया है। ये करें कि एकदम साफ उर्दू बोलता है और मुझको तो पीने के लिए सिगरेट भी दिया है। और उसने देखा कि लेफ्टन साहब जेल से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। अब देखोगे इतना बात सतर्क उतर करने के बाद लहना सिंह क्या करते हैं, अपना बंदूक लेते हैं और धीरे से देखोगे दीवार के किनारे किनारे आते हैं। तो फिर आने के क्रम में देखते क्या है, तब तक में ये जो थे लेफ्टन साहब के भेष में जो जर्मन सैनिक थे, ये अपने जेब से 3 बम के बड़े बड़े गोले बेल आकार के निकालते हैं। जेब से बेल आकार के 3 बम के गोले निकाले और तीनों को खंदक के दीवार में जा जाके घुसा दिया, क्योंकि पूरा खंदक को उड़ाने के विचार में ये थे। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेर दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया, एक तार कनेक्ट कर दिया। और आगे देखिए क्या करते हैं, तार के आगे सूत की एक गुत्थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, और तार के आगे देखोगे एक सूत की गुत्थी, मतलब ध्यान रखिएगा कि आग लगाएंगे, अब उसमें सूत में आग लगाएंगे, बम में पकड़ेगा और उड़ जाएगा। और उसको वो धागा को लेकर के कहाँ तक आते हैं, सिगड़ी तक लेकर आते हैं, वही जो गर्म कोयला जल रहा था। ये चीज करते हुए देख करके लहना सिंह देखोगे बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठा करके लहना साहब के कोहनी पर तान कर दे मारा। बंदूक का उल्टा जो कुंदा होता है ना, वही से उसको कोहनी पर मारा, यहाँ लगा उसको। लहना सिंह ने तीनों गोला उसके बाद मारने के बाद देखोगे वो बेहोश हो गया था। लहना सिंह क्या किया, तीनों बम के गोला को लेकर के खंदक के बाहर जाकर के फेंक दिया और साहब को घसीट करके कहाँ लाया, सिगड़ी के पास लाया, उसको घसीट करके लाया सिगड़ी के पास। और उनकी जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे निकला। उनके जेब की तलाशी लेने के बाद याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं
कि देखोगे लाना सिंह जब उनके जेब की तलाशी लिए थे क्या क्या निकला था लेफ्टिनेंट साहब के जेब से 3-4 लिफाफा, एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। लाना सिंह तो जेब चेक किए लेकिन ऊपर का जेब किए थे चेक, नीचे वो पैंट वाले जेब इनके चेक नहीं किए थे। अब आप आगे देखिएगा, कुछ देर बाद साहब की मूर्छा हटी। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? जब देखोगे इनको होश आता है तब उनको पूछते, क्यों लेफ्टिनेंट साहब बताइए मिजाज कैसा है अब आपका? ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या कहते हैं। लाना सिंह कहता है, चालाक तो बड़े हो आप। ये करें, चालाक तो बड़े हो आप। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन के आ गए, हमारे सारे सैनिक को बेवकूफ़ बना करके दूसरे जगह भेज दिए। ठीक है, बाकी शिकार करने वाली बात में भी आप देखोगे हमको फंसा रहे थे, आप बड़े चालाक आदमी हो। अब आगे कहते हैं, चालाक तो बड़े हो आप, पर मांझे का जो लहना है ना, ये करें, पर मांझे का लहना को बेवकूफ़ बनाना आसान बात नहीं है। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा हूं और उसे चकमा देने के लिए तुम 4 आंख चाहिए। कह रहे इतने बरस हम लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहे हैं और उसको चकमा देने के लिए 2 आंख से काम नहीं चलेगा, 4 गो आंख होगा। समझे बेचारा 4 गो आंख कहाँ से लाता। चलिए अब आप आगे देखिएगा, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और इतना बात चल ही रहा था। बीच में और भी बात बताते हैं, लाना सिंह उसको सुना रहे थे। मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, ठीक है, वो भी उल्टा सीधा मेरे गांव वाले को पढ़ा रहा था ना। याद रखना, ये करें कि उसका जो है ना दाढ़ी उड़ी मुड़ दिए थे, गधा पे बैठा के पूरे गांव घुमा के भगा दिए थे। ठीक है, तो तुम हमको बेवकूफ मत बनाओ। तो अब इतना बात उसको सुना रहे थे, कह रहे थे। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे करके देखोगे वही जो लेफ्टिनेंट साहब थे निचला जेब में हाथ देते हैं। तो लाना सिंह को लग रहा है कि बेचारा को जाड़ा लग रहा होगा, शरीर अकर रहा है, तो जेब में हाथ डाले। लेकिन जेब में जो वो हाथ दे रहा है उसके निचले जेब में पिस्तौल था। किसके निचले जेब में? लेफ्टिनेंट साहब के बेस में जो जर्मन सैनिक आए थे। वह पिस्तौल निकालते हैं, मार देते हैं लाना सिंह की तरफ और लाना सिंह को जंग में लग जाता है गोली। और उसके बाद तो लाना सिंह भी अपने बंदूक से फायर करते हैं और उसी समय लेफ्टिनेंट साहब का खेला खत्म। अब आगे देखिएगा, चला और लाना सिंह के जंग में गोली लगे। इधर लाना का हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए, सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ की पट्टी को कसकर बांधा। जब देखोगे अब ये जो फायर हुआ तो अब बाहर में तो देखोगे जर्मन सैनिक भी थे, इंतजार कर रहे थे। अब वो लोग भी देखोगे अंदर आ जाते हैं, खंदक के अंदर घुस जाते हैं, गेट पे आ जाते हैं। गोली फायर दोनों तरफ से होना शुरू हो जाता है। लाना सिंह क्या करते हैं, अपने वो जो उनके जंग में जो गोली लगे थे यानी कि अपना साफा फाड़ करके उसको बांध लेते हैं घाव को। अब आगे समझिएगा, उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गए। 70 जर्मन सैनिक जो खाई से बाहर थे, खंदक से बाहर थे, वो सभी देखोगे अंदर आ जाते हैं। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी खालसा, और धराधर बंदूक के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। यहाँ पर देखोगे एक चीज और मैं आपको बता दूं, तब तक में होता क्या है कि जब तक में इधर जो युद्ध होता है तो लाना सिंह क्या करते हैं, वजीरा सिंह को जो है भेज देते हैं उनको बुलाने के लिए। किनको बुलाने के लिए? सूबेदार हजारा सिंह जो बाहर गए थे सभी सैनिक को लेकर के, वो वजीरा सिंह को इन्फॉर्म कर देते हैं लाना सिंह कि तुम पीछे के जो दरवाजे हैं, पीछे के जो रास्ता है वहां से निकल जाओ एकदम आराम से, ज्यादा दूर तक ये सब गए नहीं होंगे, सबको बुला के लेके आओ। क्योंकि वो चाल था किनका? जर्मन सैनिक का, जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आए थे। वो कह दिए थे कि वो लोग को बाहर में मार देंगे, जाओ जल्दी उसको बुला के लाओ। दोनों में देखोगे बात भी होता है, उस पर वजीरा सिंह कहते भी हैं जमादार, यहाँ सूबेदार का तो ऑर्डर कुछ और है, तो उस पर लाना सिंह कहते हैं कि सूबेदार का ऑर्डर जो भी हो तुम जाओ और सबको बुला के लाओ। तब तक में वो लोग भी लौट के आ गए थे। तो ये लोग देखोगे जर्मन सैनिक जो खाई में घुस गया था, उधर लाना सिंह थे। अब पीछे से जब सूबेदार हजारा सिंह लौट के आते हैं तो वो लोग भी, और बीचे में पकड़ा जाता है जर्मन सैनिक बीच में। आगे लाना सिंह थे, बीच में ये जर्मन सैनिक, पीछे तब तक में वो सब लौट के आ गए थे। और उस बीच में एकदम गोली चलता है पूरा देखोगे, जिसमें जर्मन सैनिक ढेरों जो है वो मारे जाते हैं और अंततः जीत देखोगे इन्हीं लोग का होता है। लेकिन इनमें भी बहुत सारे लोग को गोली लगा था और कुछ लोग मरे भी थे, सिख समुदाय की तरफ से भी, 77 राइफल्स के भी तरफ से भी। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटे के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लाना सिंह के साथियों संगीन चल रहे थे। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे, खेत रहने के सेंस में मारे गए। 70 सैनिक में तो 63 सैनिक मर ही गए वहीं पे देखोगे, ये जो गोली उली चला। और सिखों में 15 के प्राण गए थे। और इनके ग्रुप में कितने लोग मरे थे? 15। और सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार हो गई थी, और सूबेदार को भी एक गोली लगा था और वो उनके दाहिने कंधे के आर पार हो गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। और लाना सिंह के तो पहले तो एक गोली जंग में लगा ही था, दूसरा गोली उसको पसली में लगा। पसली आपको पता ही है, हम लोग के ये यहाँ जो हार्ट जो है ये इधर यहाँ पर जो है हड्डी जो आप देखोगे
छाती का जो यहाँ पे है, इसको पसली बोलते हैं, पसली में भी एक गोली इनको लगा। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा पूरा पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। देखो घाव को ये क्या करते हैं, वही खंदक वाला मिट्टी से भर लेते हैं और बाकी का जो कपड़ा था उससे इसको टाइट से बांध लेते हैं ताकि लोग को नहीं पता चले कि इनको दूसरा गोली भी लगा है। ठीक है, आगे आप देखिएगा। इसमें किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह का दूसरा घाव बड़ा भारी घाव लगा हुआ है। जंग का देखोगे गोली जो लगा था उसमें तो थोड़ा कम समस्या थी, लेकिन पसली में जो गोली लग गया था ना, यह घाव इनका बहुत बड़ा घाव हो गया था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। जिस समय लड़ाई हो रहा था उस समय देखोगे चांद निकल आया था आसमान में। सूबेदार लहना सिंह सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे तू ना होता तो आज सब मारे जाते। और सूबेदार हजारा सिंह देखोगे लहना सिंह इस बुद्धि विवेक पर देखोगे उनको शाबाशी दे रहे थे कि लहना सिंह आज तुम नहीं रहता तो हम लोग के ग्रुप के जितने भी लोग थे सब मारे जाते। ठीक है, इसके लिए हम लोग आपके देखोगे बहुत बड़े आभारी हैं कि आप हमारे लिए इतना सारा काम किए। आगे देखिएगा, इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार व्यक्ति को ढोने वाली गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुंची। देखोगे तो बगल के जो इनके और भी जो सैनिक ग्रुप के लोग थे वो लड़ाई का जो है आवाज़ सुन लिया था, तो वहां से देखो गाड़ी भेजा जाता है। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ी चली जो 1.5 घंटे में यहाँ तक पहुंचा। इन लोग का इलाज भी होना था और 2 गाड़ी भेजा था जिसमें देखोगे जो घायल बीमार लोग थे उसको भी तो ढो के लेके जाना था हॉस्पिटल तक। आगे आप देखिएगा, यहाँ पे सूबेदार ने लहना सिंह की जंग में पट्टी बंधवाना चाहिए। सूबेदार को लगा कि लहना सिंह के भी जंग में पट्टी बंधवा दें, लेकिन सूबेदार को अभी तक ये पता नहीं था कि लहना सिंह को दूसरा गोली भी लगा है। उनके ग्रुप के किसी भी सैनिक को पता नहीं था कि लहना सिंह का दूसरा गोली पसली में लगा है। आगे आप देखिएगा, पर उसने यह कहकर टाल दिया थोड़ा घाव है सवेरे देखा जाएगा। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और गाड़ी जाते ही लहना लेट गया और वजीरा सिंह से कहते हैं पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। देखोगे लहना सिंह को कहते हैं कि तुम भी इस गाड़ी में बैठो और चलो हम लोग चलते हैं एक साथ ही, लेकिन लहना सिंह कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा आप लोग जाओ। अब आप कहोगे कि लहना सिंह गाड़ी में क्यों नहीं बैठते हैं, गाड़ी में उतना जगह ही नहीं था। ठीक है, यदि लहना सिंह बैठ जाते तो उसमें सूबेदार हजारा सिंह या बोधा सिंह को फिर जाना नहीं होता। तो लहना सिंह उनको बहाना कर लेते कि हम नहीं जाएंगे आप लोग जाओ। ठीक है, और तुम्हें सूबेदारनी की कसम तुमको जाना ही पड़ेगा। अब आगे देखिएगा, फिर उनके जाने के बाद और लहना सिंह ये भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, वहां पे बताते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं देखो एकदम फिट हूँ, छोटा सा घाव है, बाद में गाड़ी भेज देना हम चले जाएंगे। ये करेंगे छोटा सा घाव है, बाद में गाड़ी भेजना, तुम लोग जाओ, फिर से गाड़ी आएंगे हम चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनके जाते ही देखोगे लहना सिंह लेट जाते हैं और वजीरा सिंह के गोद में जाकर के वजीरा सिंह की गोद में इनका सिर रहता है और वजीरा सिंह को कहते हैं भाई मेरा कमर बंद खोल दे और हमको पानी पिला दे। अब आगे देखिएगा होता क्या है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये सारी चीजें होने के बाद अब इनको लगता है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब आपका कहानी में ये चीजें क्लियर होगा। इस कहानी का नाम उसने क्यों कहा था। जैसे यहाँ पे इस लाइन का मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाता है भावार्थ में या व्याख्या करे में। लाइन लिखा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। आप गौर कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति का अंतिम समय उनको लगता है जब हम मर जाएंगे मेरा डेथ हो जाएगा, तो आप गौर कीजिएगा वो आदमी को वो अपने सभी रिश्तेदार याद होने लगते हैं जो उनसे दूर दूर हैं, वो सबको खोजेंगे, सबको बुलाओ, सबसे एक बार बात करते हैं, उसको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है कि मेरा अब अंतिम समय और जीवन भर की घटनाएं उनके सामने आते हैं। अब इनके भी जीवन में वही बचपन से लेकर के अभी तक की जो घटनाएं हैं वो सब इनको याद आएगा। सूबेदारनी, अमृतसर का भीड़ भरा बाजार, वो लड़की का मिलना, ठीक है, ये सब चीज अब इनके सामने एक एक घटनाएं देखोगे वह एकदम बिल्कुल साफ साफ इनके नजरों के सामने घूमना शुरू हो जाते हैं। अब आगे देखिएगा, लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे कौन मिल रही है, वही 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया है। एक काम कहती हूँ, सूबेदारनी रोने लगी, तुम्हें याद है एक दिन टोंगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े के लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था।
ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। यह बात देखोगे लहना सिंह को याद आता है। देखो मैं आपको बता दूं कि लहना सिंह जब एक बार गांव गए थे, अपने जमीनी विवाद का था गांव में, उस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो जब ये फिर से देखोगे ड्यूटी पर लौटते हैं, तब ड्यूटी पर जब ये लौटते हैं तो सूबेदार हजारा सिंह, ध्यान रखिएगा, इनको कहते हैं कि हम दोनों साथ ही चलेंगे, क्योंकि लहना सिंह जिस रास्ते से आते थे उसी रास्ते में सूबेदार हजारा सिंह का घर पड़ता था। तो जब ये लहना सिंह के घर पे, लहना सिंह जब सूबेदार हजारा सिंह के घर पे जब आते हैं तो सूबेदार हजारा सिंह से बातचीत होती है, तो सूबेदार हजारा सिंह इनको कहते हैं कि लहना सिंह तुमको सूबेदारनी बुला रही और तुमको वह जानती है। तो लहना सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि आज तक तो सूबेदारनी कभी भी वहां पर जो इनको क्वार्टर मिला है, रहने का जो घर मिला है, कभी तो रेजिमेंट में भी हम नहीं देखे, तो सूबेदारनी हमको पहचानती कैसे है? तो कहते हैं हमको नहीं पता है, आप जाओ देखो सुनो क्या बात है, तुमको बोल रही है पहचानती है। तो ये गए, जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सूबेदारनी के पास, तो सूबेदारनी उससे पूछते हैं कि आपने मुझे पहचाना? तो ये कहते हैं कि नहीं, हम आपको कहाँ पहचाने। वो कहते हैं याद है तेरी कुरमाई हो गई क्या? यह बात जैसे ही लहना सिंह के सामने यह रखती है, इसके दिमाग में वही घटनाएं घूम के आ जाता है। कौन सा? अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार। इसको याद आता है कि हम तो किसी और को ये बात बोले थे, तब उनको याद आता है मैं वही लड़की हूं जिसको आप 8 साल पहले देखे थे। अब इनका शादी हो चुका है, बच्चे हैं, पति हैं, और ये कहते हैं उनके सामने कि आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरह से आपने मुझे टांगे वाले के पहिए के नीचे आने से बचाए थे, उसी तरह से मैं आपके आगे आंचल पसारती हूँ, भीख मांगती हूँ कि युद्ध स्थल में आप मेरे पति का क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। और उस दौरान देखोगे लहना सिंह उससे वादा करते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा युद्ध स्थल में आपके पति और बेटे को कुछ भी नहीं होने। और यही बात उसने कहा था, ठीक है, जो इस कहानी का नाम आपके हेडिंग में लिखा है, उसने कहा था। आगे देखिएगा, वजीरा सिंह को कहते हैं पानी पिलाओ, उसने कहा था यह बात। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है और अपने दोस्त का गोद में देखो सिर लेके बैठा है, और दर्द से उनके दोस्त करा रहे, लहना सिंह रो रहा है। और किसी का साथी देखोगे उनके साथ, मतलब किसी का भी साथी यदि उनके गोद में दम तोड़ दे, इससे बड़ा दुख की बात क्या होगा। वो भी रो रहे हैं, देखोगे उनके भी आंसू टपक रहे हैं, वजीरा सिंह के भी। और लहना सिंह कहते हैं कि उसने जो कहा था, वजीरा सिंह को कहते हैं कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया, उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। आगे कहते हैं जब मांगता है तब पानी पिला देता है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस प्रकार आप देखिएगा, इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए बातों को स्मरण रखा और जिसका पालन उन्होंने मरते दम तक किया। देखा जाए तो प्रेमी होना चाहिए। लहना सिंह जैसा नहीं, कुछ मिलने के बाद भी देखोगे इतना बड़ा त्याग किया। अभी के तो देखोगे प्रेम नहीं, स्वार्थ व्यक्ति का होता है, ठीक है। स्वार्थ जब तक नहीं पूरा होगा, ध्यान रखिएगा, तब तक प्रेम नहीं, समझे। यानी कि अभी लोग क्या बोल देते हैं, स्वार्थ को प्रेम बोल देते हैं, और यहाँ देखोगे तो एक ऐसे प्रेमी है तो निस्वार्थ अपने प्राण तक दे दिए। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार यह कहानी देखा जाए तो त्याग, प्रेम, देशभक्ति, ये सभी चीजों पर है इत्यादि की क्या करती है, भावना प्रकट करती है। तो चलिए, कहानी आप लोग को उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और बहुत बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। तब हम आपको लेके चलते हैं इस पार्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना एक पॉजिटिव रिव्यू दीजिएगा। हाँ सर, आज के क्लास में बहुत ही मज़ा आया, जो भी चीज़ आप हमको बताए सब कुछ एकदम सही तरह से क्लियर हो गया। तो चलिए, आपको हम लेके आ गए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। और आपके लिए पहला प्रश्न ये रहा, ये उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। दूसरा प्रश्न आपका है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ है। इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। आगे का प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा कहाँ के मूल निवासी थे। ये थे गुलेर ग्राम, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। अब आपका आगे का प्रश्न है कि काशी नागरी परचारनी क्या है। हम आपको बताए थे काशी नागरी परचारनी
या एक पत्रिका है। गुलेरी किस सदी के लेखक हैं, इसके भी बारे में हम आपको बताए थे। गुलेरी जी जो हैं या 20वीं सदी के लेखक हैं। किस सदी के लेखक हैं, 20वीं सदी के। अगला प्रश्न आपका है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, जिसमें हम आपको बताए थे बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। अब आगे का प्रश्न आपका है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। हम शुरू में ही क्लियर किए थे आपको, 1915 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई है। मील का पत्थर किस कहानी को बोला जाता है, उसने कहा था को। राइट आंसर आपके हो जाएंगे, उसने कहा था। उसने कहा था पर फिल्म किसने बनाई है, उसने कहा था जो कहानी है इस पर फिल्म बनाने वाले व्यक्ति हैं विमल राय। उसने कहा था कहानी में किस स्थान का उल्लेख है, किस शहर के बारे में बताया गया है, अमृतसर के बारे में। लाना सिंह कितने वर्ष का था, लाना सिंह 12 वर्ष का था और लड़की 8 वर्ष की थी। लड़की कितने वर्ष की थी, ये भी आसान उत्तर आपका हो गया, लड़की का उम्र था 8 वर्ष। उसने कहा था कहानी कहाँ शुरू हुआ था, यह कहानी कहाँ शुरू हुआ है, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। अगला प्रश्न है, लड़का लड़की को क्या कह के चिढ़ाते थे, तेरी कुरमाई हो गई, यही ने कहता था बार बार, लड़की शर्मा के भाग जाती थी। लाना सिंह का घर कहाँ है, मांझे गुरु बाजार में, मगरे गुरु बाजार में, गुरुद्वारा के पास दुकान में। तो लाना सिंह का जो घर हम आपको बताए थे, याद रखिएगा कहाँ था, मांझे में। अब आगे देखिएगा, हड्डियां कैसे अकड़ गई थी। हड्डी जो है जारा होने के कारण, देखो बोलते हैं ना, इतना जारा पर लग रहा है कि हड्डी अकड़ गया है। अब आगे देखिएगा, फल और दूध की वर्षा कौन करता है, फिरंगी में हम आपको बताए थे ना, फल और वर्षा कौन कर देते हैं, फल और दूध की वर्षा। लाना सिंह बोधा सिंह को कहाँ सुलाता था, लाना सिंह जो है ना बोधा सिंह को याद रखिएगा, सूखे, यहाँ पे हो जाएंगे सूखे लकड़ी के तख्तों पर। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करते हैं, निमोनिया से मरने वाले को बोला गया था ना कि मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे माने नहर के पास जो दफनाने का जो ध्यान रखिएगा स्थान था, वो स्थान भी नहीं मिलेगा। मखमल जैसी हरी घास कहाँ है, मखमल जैसी हरी घास जो है वह है फिरंगी मैम के बाग में। बोधा सिंह का बाप कौन था, बोधा सिंह का पिताजी था सूबेदार हजारा सिंह। अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट साहब को किसने पहचाना था, लेफ्टिनेंट साहब को कौन पहचाने थे, लेफ्टिनेंट साहब को लाना सिंह पहचाना था। कौन, लाना सिंह। लेफ्टिनेंट साहब कितने गोले निकाले थे अपने जेब से, बेल आकार के 3 गोले उनके जेब में थे। गोले कितने बड़े थे, बेल के आकार के, बेल एक फल होता है ना, बेल एक फल होता है, बेल के आकार के गोले थे। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, हम आपको बताए थे लाना सिंह की मृत्यु देखो कहानी के अंतिम में वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लेफ्टिनेंट साहब क्या कहते हुए चित हो गया था, उसको जब मारा गया था बंदूक से ध्यान के कोहनी पर, वो कहते हैं ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड कहते हुए चित हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब के जेब से क्या निकला था, लिफाफा और डायरी। क्या निकला था, चेक जब किया गया था तो लिफाफा और डायरी निकला था। अब आगे आप देखिएगा, युद्ध में लाना सिंह को दूसरी गोली कहाँ लगी थी, पहला गोली तो जंग में लगा ही था, दूसरा गोली उसको पसली में लगा था, ये हम आपको बताए थे। सूबेदार साहब को गोली कहाँ लगी थी, दाहिना कंधे के आर पार हो गया था गोली, दाहिने कंधे के आर पार, उनको दाहिने कंधे के आर पार गोली लगा था। ज्वर में कौन बर्रा रहा था, ध्यान रखिएगा बीमार कौन था, ज्वर में कौन बर्रा रहा था, बोधा सिंह। ज्वर में बेचारे देखो बोल रहे थे। सूबेदारनी ने लाना सिंह से क्या करने के लिए कहा था, सूबेदारनी उनको कहा था कि सूबेदार और बोधा का ख्याल रखने के लिए, ठीक है, सूबेदार और बोधा का ख्याल रखने के लिए बोला था। लड़के के तेरी कुरमाई हो गई पूछने पर लड़की क्या कह के भाग जाती थी, तो लड़की जो है धत कह के भाग जाती थी। क्या कह के भाग जाती थी, धत कह के। लाना सिंह अपने अंतिम क्षण में वजीरा सिंह से क्या कहता है, वजीरा सिंह से अंतिम क्षण में कहते हैं कि पानी पिला दे, क्या कहते हैं, पानी पिला दे। लाना सिंह आम का पेड़ कब लगाया था, लाना सिंह आम का पेड़ लगाया था अपने भतीजा के जन्म पर, अपने भतीजा के जन्म पर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, याद रखिएगा उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ये कहते थे जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद से विमान चलाना जान गया है, गौ को भी नहीं मारते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मील का पत्थर आपके माने जाते हैं उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई या किस कहानी से संबंधित यह वाक्य है, अभी आप देखे ही थे, उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। अब आप देखिएगा तो यहाँ से ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कहानी में देखिएगा तो पंक्ति उठा के पूछा गया है, तो इसीलिए हम बोले कि यदि आप कहानी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे ना
तो पता ही नहीं चलेगा कि यह पंक्ति किस कहानी में आपको दिखने को मिला था। बुद्धू का कांटा किनका रचना है? बुद्धू का कांटा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना। नहीं, एक मिनट, मिस्टेक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। ठीक है, क्या हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? राइट आंसर आपके हो जाएंगे 20वीं सदी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है, 3 कहानियां। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? नायक माने हीरो। इस कहानी के नायक हैं लाना सिंह, शुरू में हम आपको बताए थे। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, यस, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? किस शहर का जिक्र है? अमृतसर का। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाना सिंह के गांव का नाम है मौंझे, लड़की का गांव का नाम है मगरे। लाना सिंह किस पद पे था? लाना सिंह था जमादार के पद पे। भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का ध्यान रखिएगा, जर्मनी के सैनिकों के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टिनेंट को याद रखिएगा लाना सिंह ने मार गिराया था। इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवाए। अब हम आपको लेके चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ठीक है, कहाँ लेके चलते हैं? आ जाइए आप लोग, कहाँ? सब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ आ जाइए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न के तरफ। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न में आपका क्या है भाई? कहाँ भाग गए? आते हैं, इसको पकड़ के भाग के कहाँ जाएगा? ठीक है, ये आपका प्रश्न, चलिए आपका प्रश्न है। प्रश्न है कि बोधा सिंह कौन है? देखिए इसका, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। दूसरा है कि लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लाना सिंह एक वीर सिपाही है। उसने कहा था कहानी का ये प्रमुख पात्र है या नायक लाना सिंह ही है, क्योंकि कहानी का लगभग देखो घटना लाना सिंह के आसपास ही घटित होते हैं। वह एक सच्चा प्रेमी है, उसे अपना प्रेम नहीं मिलने पर भी उसने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा कर रखा है। वह एक बहादुर और निडर सैनिक है। वह जर्मन सैनिकों से बहादुरी के साथ लड़ता है एवं अपने साथी सैनिकों की रक्षा के लिए अपने जान को दांव पर लगा देते हैं। वह वचन का पक्का व्यक्ति है, क्योंकि सूबेदारनी ने उससे कही थी कि मेरे पति और बेटे का रक्षा जिम्मेदारी आपका है। जिस वचन का पालन देखोगे उन्होंने मरते दम तक किया था। कौन? लाना सिंह। अब आगे आप देखिएगा, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? और देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये लाइन रिपीट हो गया आपका। ठीक है, चलिए यहां सब देखिएगा आप। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह को काफी गुस्सा आया। वो अपना सुध बुध खो देते हैं, हम आपको बताए थे। इसीलिए देखोगे घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में धकेल दिया, एक कुत्ता को देखो पत्थर उठा के मारता है, और गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसके कारण उसे अंधा कहा गया। इस प्रकार अपने बुरे हालात में देखोगे वह कहाँ पहुंचते हैं? घर पहुंचते हैं। उनके देखो कल्पना के विपरीत आंसर मिला था, जो बेचारा वो सोचे नहीं थे ना, उस प्रकार का आंसर मिल गया। क्वेश्चन है आगे आपका, जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? देखिए यहाँ पे ये कहते हैं जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय यह है, वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, मरने के बाद वहां लोगों को दफनाने का जगह तक नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। आगे देखिए है, कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने हो वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। किसकी ओर? फ्रांस की जो वो महिला थी उसी की ओर संकेत है इनका। आगे का प्रश्न आप देखिएगा, लाना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहना था, या तुर्की मौलवी क्या कहता था? देखिए, लाना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ करके उसने विमान चलाने की क्या जान गए हैं? विद्या जान गए हैं, और कहते हैं गाय को वो लोग नहीं मारते हैं, और हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। लोग को दिग्भ्रमित करता था ये। मंडी के व्यापारियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार की राज क्या होने वाला है? जाने वाला है। आगे देखिएगा, लेफ्टिनेंट साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था? लेफ्टिनेंट साहब के जेब से आपको पता है कि 3-4 लिफाफे और एक
डायरी बरामद हुआ था, कहानी में हम आपको बताए थे। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया? लहना सिंह जो है बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? उत्तर देखिएगा। लहना सिंह वचन का पक्का व्यक्ति है। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है और बोधा सिंह की रक्षा वह अपने जान के परवाह किए बिना पूरा करता है। ठंड के दिनों में देखोगे वह अपना वस्त्र किनको दे देता है? बोधा सिंह को दे देते हैं। अंत में गोली लगने के बाद भी वह बोधा सिंह को अपने जगह गाड़ी में भेज देते हैं, लेकिन वह नहीं जाता है, जिसके कारण लहना सिंह की मौत हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लहना सिंह ने बोधा के प्रति अपनी जान तक भी त्याग दिए थे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, व्याख्या करें से हम लिए हैं, ठीक है। व्याख्या करने वाले प्रश्न है, एक दो व्याख्या भी हम आपको बताएंगे। देखो यही व्याख्या के बाद इस पंक्ति का हम जिक्र कर रहे थे आपके पाठ में। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। देखिए इसका अब इस पंक्ति की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है और यह पंक्ति उस समय की है जब लहना सिंह घायल होकर के भी बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है और स्वयं नहीं जाता है। फिर वह बजीरा सिंह से पानी मांगता है और उस समय उसकी चेतना में अतीत की सभी घटना उमड़ कर सामने आती है। और आगे देखिएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु से पहले मन पुरानी यादों में उलझ जाती है, साथ ही वो सभी घटनाएं अपने पूरे रंग के साथ उभर आती है जिन पर धुंध चढ़ गई थी। लहना सिंह को अमृतसर में एक बालिका से भेंट और सूबेदारनी का आंचल फैलाना अब साफ साफ याद आ रहा था। यह लहना सिंह के जीवन का कैसा प्रसंग था? मार्मिक प्रसंग था। मार्मिक नहीं होंगे, मार्मिक हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और प्रश्न देखिए आप, उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई है और कहानी को कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था कहानी 5 भाग में बटी हुई है और इसके 3 भाग में किसका वर्णन किया गया है? इसके 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो सेशन है यह कैसा लगा आप लोग बताइएगा और उम्मीद है कि अभी तक हम जितना जो भी पढ़ाएं आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी तरह के यदि आपको समस्या होती है तो याद रखिएगा आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ नंबर भी दिया गया, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको पीडीएफ को लेकर के या कोई वीडियो लेक्चर को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं वीडियो लेक्चर जो भी है वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल मिल जाएगा। जितने भी क्लास हैं आपके सभी क्लास का पीडीएफ, पैनल पीडीएफ ये आपको मिल जाएंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप लोग बोर्ड वाले सेक्शन में लॉगिन करके चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इस क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। आप लोग को क्लास कैसा लगा है? यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक लगातार इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश जुनून के साथ और एक नए अंदाज में। आप लोग का इंतजार रहेगा हमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे।